हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हम कर रहे हैं, उसमें आर्टिकल 44 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कौन सी इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को शॉर्ट में UCCB कहते हैं। आर्टिकल 44 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ी क्लियर लैंग्वेज में कहता है कि स्टेट शैल endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory। स्टेट ये प्रयास करेगी कि हर नागरिक के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो पूरे इंडिया में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स वन कंट्री वन लॉ। एक लॉ, एक सिविल लॉ एक पूरी कंट्री के लिए। इट मीन्स फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ विच वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिटीजन। एक कॉमन लॉ जो हर नागरिक के लिए समान से हर नागरिक के ऊपर लागू हो, इररिस्पेक्टिव कि उसका रिलीजन कौन सा है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, कौन सा रिलीजन है, उसको सब रिलीजन पे ऊपर एक कॉमन है वो लॉ है, लो लागू। जैसे हम बात करते हैं कि क्रिमिनल लॉ में IPC है, CRPC है, ये हर नागरिक के ऊपर एप्लीकेबल है। भारत के हर नागरिक के ऊपर IPC और CRPC एप्लीकेबल होती है। ये नहीं देखा जाता कि उनका कौन सा धर्म है, कौन सा बिलीफ है, ये नहीं देखा जाता। बट जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो सिविल लॉ में जो पर्सनल मैटर होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी इनहेरेंस का मैटर है, डाइवोर्स का मैटर है, मैरिज का मैटर है, मेंटेनेंस गार्डियनशिप पे जैसे मैटर हैं, उसमें जो सिविल लॉ है वो एक कॉमन सिविल लॉ नहीं है। उसमें अलग रिलीजन के अलग है। हिंदू रिलीजन के लिए अलग अपने पर्सनल लॉ हैं और मुस्लिम के लिए अपने पर्सनल हैं। तो इस तरह से अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग सिविल लॉ बने हुए हैं। तो एक गवर्नेंस नहीं है, एक कॉमन गवर्नेंस नहीं है। तो एक कॉमन गवर्नेंस को ही लाने की बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, कि इनके जो पर्सनल लॉ है उनको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड में बदला जाए। सबके ऊपर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके ऊपर एक ही लॉ है वो एप्लीकेबल हो। इन हिंदुइज्म एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ which find its source and authority from ancient law। हिंदू और मुस्लिम लॉ में जो पर्सनल लॉ हैं, फैमिली लॉ हैं, वो उनकी जो सोर्सेस हैं उन एशियन टेक्स्ट से हैं। उनकी जो बुक्स हैं, उनके जो होली बुक्स हैं, उनमें से वो लॉ है वो उनको मिलता है, उनसे वो लॉ है वो इंस्पायर है। तो वो अलग अलग पर्सनल लॉ अलग अलग कम्युनिटी के लिए, सब कम्युनिटी के लिए एक कॉमन सिविल कोड हो, जो कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, डाइवोर्स मैटर, गार्डियन जैसे मैटर को एक कॉमन ही वे में हल किया जाए। गोवा एक ऐसी एग्जांपल है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा फैमिली लॉ एक ऐसा सेट ऑफ सिविल लॉ है जो हर नागरिक के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट कौन सी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो नेसेसिटी है, उसको लागू करना ही होगा। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, AIR 1945 पेज। प्रॉपरली इस केस को हम प्रॉपरली नाम से जानते हैं शाह बानो केस, जो कि फैमिली मैटर से रिलेट करता है। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि मुस्लिम डाइवोर्सड वुमेन हैं जिनके पास मेंटेनेंस का अपने आप खुद से कोई साधन नहीं है, वो अनटाइटल है अपने फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए इद्दत पीरियड के बाद भी, और वो क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 CRPC के तहत। इस केस की प्रोविज़न पे हम जो हेल्ड किया है फैमिली लॉ, इस पे हम नहीं जाएंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑब्जर्व किया कि इंडियन मुस्लिम सेट जो ये मेंटेनेंस का राइट दिया गया था ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड ही दिया गया था, वो इद्दत पीरियड था वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ थे उनसे गवर्न होता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें ये हेल्ड किया कि वह सेक्शन 125 CRPC में एंटाइटल्ड है इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस लेने की, तो इस केस की वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट बड़े लेवल पे पैदा हुए
तो जो इंडियन मुसलमान थे उन्होंने कहा था कि ये जजमेंट है ये इस्लामिक लॉ के खिलाफ है, इस्लामिक पर्सनल लॉ के खिलाफ है, और इसने एक बड़ी कंट्रोवर्सी रेज की। और इसमें साथ में ये कंट्रोवर्सी भी आई कि डिफरेंट जो सिविल कोड हैं, डिफरेंट रिलीजन, उनके ऊपर क्या है। तो एक बड़ी बहस इस केस के द्वारा स्टार्ट हुई कि किस हद तक जो डिफरेंट सिविल कोड हैं वो इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के ऊपर लागू हैं। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया आर्टिकल 44, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया जो कि है कि जजमेंट में दिया गया है, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन एज इट रिमेन्ड ए डेड लेटर। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का एक डेड लेटर के तौर पे रह गया। डेड लेटर होता है कि कोई ऐसा लॉ जिसको बनाया तो हुआ है बट वो ना तो उसको रिपील किया गया, बट वो एज इट ही पड़ा है, वो अफेक्टिव नहीं किया गया, तो उसको डेड लेटर कहते हैं। एक आर्टिकल 44 है वो एक डेड लेटर की तरह है, और ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि कोई ऑफिशियल जो एक्टिविटी है वो कॉमन लॉ को एप्लीकेबल या कॉमन लॉ को फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से की गई हो। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कॉमन लॉ है वो नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, देश को जोड़ने में हेल्प करेगा, उन सब डेस्परेट लॉयल्टी को जो कि डेस्परेट लॉयल्टी है जो पर्सनल लॉ की तरफ है, जो कि अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजी, कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी के ऊपर बेस है, उनको रिमूव करके देश में एकता स्थापित करेगा, एकता स्थापित करने में सहायता करेगा, एक कॉमन सिविल कोड है। स्टेट गवर्नमेंट है जिसकी ये ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर करे फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड इट इज़ अ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू। और एक लेजिस्लेशन का काम है सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड को करना, कोर्ट का काम नहीं है। ए बिगिनिंग हैज़ टू बी मेड इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू हैव एनी मीनिंग। ये शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। रोल ऑफ रिफॉर्मर, कोर्ट का जो रोल है एज ए रिफॉर्मर इन यूनिफॉर्म सिविल कोड में, वो कोर्ट ने ज्यूम किया, बट उसकी कुछ अपनी लिमिटेशन है। कोर्ट इनजस्टिस को नहीं दे सकती। कोर्ट की जो छोटी छोटी अटेम्प्ट है उसको रिमूव करने की, पर्सनल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हैं जो, वो एक हद तक ही जाती हैं। उसके बाद अगर पूरी तरह से इसको करना है, पूरी तरह से इसको कॉमन लॉ को करना है, तो ये काम है वो लेजिस्लेशन का करना है कि वो जो पर्सनल लॉ हैं उनकी जगह कॉमन सिविल कोड ले सके। और जस्टिस टू ऑल इज मोर सेटिस्फैक्टरी वे ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस देन जस्टिस फ्रॉम केस टू केस। अगर हम जस्टिस एक पर्टिकुलर वे में करते हैं या भलाई की एक केस टू केस बेसिस में, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है। तो इन शॉर्ट आर्टिकल 44 के लिए कोर्ट ये बोला कि ये लेजिस्लेशन का काम है, लेजिस्लेशन इसको करे सो दैट कि जो पर्सनल लॉ में कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी है उनको रिमूव करते हुए देश की नेशन में बिल्ड करे, और सभी जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही गवर्न हों इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। उसके बाद सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर 1995, सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसने हाईलाइट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता को, नीड को हाईलाइट किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल अगेंस्ट जो प्रैक्टिस थे सॉलमनाइजिंग सेकंड मैरिज, अगर कोई हिंदू धर्म के लोग फीमेल है वो मुस्लिम में कन्वर्जन होकर अपनी सेकंड मैरिज करता है और फर्स्ट मैरिज उसकी डिसॉल्व नहीं होती, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया जो सेकंड मैरिज है हिंदू हस्बैंड की, कन्वर्जन टू मुसलमान कन्वर्जन होने के बाद फर्स्ट मैरिज अभी उसकी डिसॉल्व नहीं हुई, वो इनवैलिड है। तो जो सेकंड मैरिज है वो इनवैलिड है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बाइगेमी का जो इशू है, वर्डिक्ट है, उसको डिस्कस किया जो, और साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है पर्सनल लॉ में, मैरिज में, और आर्टिकल 44 के लिए ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 41 ईयर बीतने के बाद, 41 साल बीतने के बाद है जो रूलर हैं वो इस मूड में नहीं है कि जो आर्टिकल 44 है उसको लागू किया जाए। वो एक ठंडे बस्ते में है, उसको निकाल के उसको लागू किया जाए। 1949 से जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है किसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए।
गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट चली गई, बट किसी ने ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया कि एक यूनिफाइड पर्सनल लॉ हो फॉर सारे इंडियन सिटीजन के लिए। हिंदू जो कोडिफाइड किया गया हिंदू लॉ को, जैसे जिसमें बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो बनाया गया जिसको रिप्लेस किया जो हिंदू लॉ की बेस था। हिंदू लॉ अलग अलग स्कूल के अलग अलग थॉट के ऊपर बेस था, उसको कोडिफाई किया गया एक जगह के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के रूप में, हिंदू सक्सेशन एक्ट के रूप में, हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के रूप में। और 80% जो लोग हैं वो अब इन लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं। तो जब 80% लोग हैं कोडिफाइड लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं, तो बाकी के लिए क्यों इनको रखना कि वह पर्सनल लॉ के थ्रू ही गवर्न हो। तो कोर्ट ने ये स्पेसिफिक ऑब्जर्व किया कि when more than 80% of citizens have already brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance in any more the introduction of the uniform civil code। जब 80% लोग इसके अंतर्गत आ ही गए हैं तो और कोई रीज़न नहीं बनता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू ना किया जाए। उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट डिसाइड की, जोश पालियो कोटिहोनो वर्सेस मारिया लोया, इसमें भी कोर्ट ने ये स्पेसिफिक ऑब्जर्व किया कि डिस्पाइट की जुडिशियल जो जजमेंट है वो स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया है, प्रोनाउंस की गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, उसको लागू किया जाए। तो कोई भी अटेम्प्ट अब तक सरकार द्वारा नहीं हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि द फाउंडर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 4014 पार्ट डीलिंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैड होप्ड दैट एक्सपेक्टेड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ये उम्मीद थी कि स्टेट इसके लिए प्रयास करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट टिल डेट कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं हुआ। इस केस में कोर्ट ने स्पेसिफिक हेल्ड किया कि गोवा है वो एक शाइनिंग एग्जांपल है इंडियन स्टेट की, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। तो पूरे इंडिया में गोवा ही ऐसी जगह है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, और कोई देश में ऐसा एरिया नहीं है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। पर्सनल कम्युनिटी के पर्सनल लॉ हैं, सिविल लॉ हैं, वो उनको गवर्न करते हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर था आर्टिकल 44 पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि बात करता था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।